बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ीरो लैंड की तलाश। मुसन्निफ इब्ने सफ़ी। इमरान सीरीज। सातवां बाब। लरसती लकीरें। जोसेफ की हालत बहुत अबतर थी। दिन में कई बार राना पैलेस में शहर के बड़े डॉक्टरों की गाड़ियां आती और चली जाती, लेकिन उसकी गशी के दौरे खत्म होने का नाम नहीं लेती थी। जेमसन और ब्लैक जीरो उसके सरहाने बैठे सरगोशियां कर रहे थे। इम्तिनाई मंशियात से कबल कुछ ऐसे अस्पतालों का इंतजाम भी किया जाना चाहिए था जहां ऐसे लोगों की देखभाल की जा सकती, जेमसन कह रहा था। अब आखिर इन बदबख्तों का क्या होगा? कितने अस्पताल कायम किए जाते? ब्लैक जीरो ने कहा। ऐसों की तादाद कम तो नहीं है। शहरों में ऐसे अफराद की बहुतात है। चर्सी अब भी ऐश कर रहे हैं, जेमसन ने कहा। यार, खत्म करो इन बातों को। आखिर इसकी जान किस तरह बचाई जाए? ब्लैक जीरो ने कहा। यहाँ तो शायद कोई ऐसा शफा खाना भी नहीं है जहाँ मंशियात की आदत तर्क कराई जाती हो, जेमसन ने कहा। गालिबन एक ऐसा शफा खाना मौजूद है। साइको मेंशन से इत्तला मिली थी कि इस शफा खाने के इंचार्ज से राब्ता कायम किया गया है, ब्लैक जीरो ने कहा। अगर ये इसी हालत में मर गया तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी होगी, जेमसन उसे पुरतशवीश नजरों से देखता हुआ बोला। छोड़ो, ब्लैक जीरो हाथ हिलाकर बोला। ठीक हो जाएगा। इतने में फोन की घंटी बजी और ब्लैक जीरो उस कमरे से सिटिंग रूम की तरफ आ गया। हेलो, उसने रिसीवर उठाकर माउथपीस में कहा। दरबान की कॉल थी। गेट वाले फोन से उसने किसी डॉक्टर की आमद की इत्तला दी थी। आने दो, कहकर उसने रिसीवर क्रेडल पर रख दिया और सोचने लगा, शायद ये इसी शफा खाने का कोई आदमी मालूम होता है जिसकी इत्तला साइको मेंशन से मिली थी। वो सिटिंग रूम से निकलकर पोर्च तक आया। आने वाले की गाड़ी पोर्च में पहुंचकर रुक गई थी। एक सफेद फार्म आदमी गाड़ी से उतरा। उसके साथ एक नर्स भी थी। इसने आगे बढ़कर ब्लैक जीरो से मुसाफा करते हुए कहा, मरीज की क्या कैफियत है? गशी की हालत में है, ब्लैक जीरो ने कहा। इतने में नर्स भी दवाओं का बैग संभाले हुए गाड़ी से उतर आई थी। फिर वो सब जोसेफ के कमरे में आए। जेमसन उन्हें देखकर उठ गया और नर्स को मुसलसल देखता रहा, क्योंकि वो खासी दिलकश थी। डॉक्टर कुछ देर तक जोसेफ का मुआयना करते रहने के बाद बोला, मैं फिलहाल इसे एक इंजेक्शन दे रहा हूँ। इससे इसकी हालत सुधर जाएगी और इसके बाद मैं इसे अपने अस्पताल में बुलवा लूंगा। फिर 6 माह लगेंगे इसके मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होने में। मेरा मतलब यह है कि 6 माह बाद शराब की तलब बाकी ना रहेगी। बहुत बेहतर, ब्लैक जीरो ने कहा। डॉक्टर से इंजेक्शन देकर रुखसत होते हुए ब्लैक जीरो को अपना फोन नंबर दे गया था। इस दौरान में जेमसन नर्स से सरगोशियां करता रहा था और वो बड़े दिलावेज अंदाज में मुस्कुराती रही थी। करीबन 10 मिनट के बाद जोसेफ ने आंखें खोल दी और इस तरह उठ बैठा था जैसे कोई बात ही ना हुई हो। क्या बॉस आ गए? उसने जेमसन से पूछा। वो आए हों या ना आए हों, लेकिन तुम जरूर आ गए हो, जेमसन ने कहा। मैं नहीं समझा, तुम क्या कह रहे हो? जोसेफ ने कहा। ये शायद खुद को दूसरी दुनिया में समझ रहा है, जेमसन ने ब्लैक जीरो से कहा। और हम इसे फरिश्ते लग रहे हैं। कैसी बातें कर रहे हो मिस्टर? जोसेफ आंखें निकालकर बोला। मेरी बात का जवाब दो। नहीं, अभी नहीं आए, ब्लैक जीरो उसे गौर से देखता हुआ बोला। आखिर हम कब तक यहाँ मुकीद रहेंगे? जोसेफ ने कहा। बॉस के आने पर ही मालूम हो सकेगा। ऐसा इंजेक्शन ना कभी पहले मैंने देखा और ना कभी सुना, जेमसन ने मुतहैयराना अंदाज में जोसेफ का जायजा लेते हुए कहा। तुम 3 दिन से बेहोश थे? वाकई? जोसेफ की आंखें हैरत से फैल गईं। इस वक्त क्या महसूस कर रहे हो? जेमसन ने कहा। बिल्कुल ठीक हो। यानी पीने की ख्वाहिश नहीं है? ब्लैक जीरो ने पूछा। मेरा ख्याल है कि फिलहाल मैं इसकी जरूरत महसूस नहीं कर रहा, जोसेफ बोला। कमाल हो गया। आखिर वो कैसा इंजेक्शन था? किस इंजेक्शन की बात कर रहे हो मिस्टर? अभी अभी एक डॉक्टर तुम्हें इंजेक्शन देकर गया है, ब्लैक जीरो ने बताया। कौन डॉक्टर? जोसेफ बिस्तर से छलांग लगाता हुआ बोला। मुझे उसका पता बताओ, दिन दहाड़े उसे लूट लूंगा। ख्याल बुरा नहीं है, जेमसन ने ब्लैक जीरो को आंख मारकर कहा। नहीं, मुझे बताओ, मैं इन इंजेक्शनों का स्टॉक रखूंगा, जोसेफ ने कहा। उसने नाम नहीं बताया था, जेमसन ने कहा। जब अपने ही इस तरह जुल्म करेंगे तो फिर दूसरों से क्या शिकवा, जोसेफ ने बुरा मानकर कहा। मेरा ख्याल है कि डॉक्टर को इसकी कैफियत से मुतला कर दिया जाए, जेमसन ने ब्लैक जीरो से कहा। अभी तो शायद वो अपने ठिकाने पर पहुंचा भी ना हो, ब्लैक जीरो ने कहा। मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम लोग मजाक कर रहे हो, जोसेफ ने कुछ सोचते हुए कहा। आखिर तुम क्या महसूस कर रहे हो? जेमसन ने सवाल किया। बस ऐसा लगता है जैसे पूरा बैरल पेट में उतर गया हो। नशे से जी नहीं भरता, लेकिन मुझे ऐसी आसूदगी महसूस हो रही है जैसे अपनी मिकदार से कहीं ज्यादा पी गया हूँ, जोसेफ ने बताया। मैंने आज तक किसी ऐसे इंजेक्शन के बारे में नहीं सुना, जेमसन ने पुरतशवीश लहजे में कहा। तुम्हें इससे क्या परेशानी है? ब्लैक जीरो उसे घूरता हुआ बोला। हमें हर मामले में मोहतात रहना चाहिए।
मालूम करो, क्या ये डॉक्टर साइको मेंशन के ही तवज्जो से आया आया था यहाँ? जेमसन ने कहा। और नहीं तो क्या, किसी खैराती इदारे ने अजराह इनायत उसे भिजवाया था, ब्लैक जीरो बोला। यार, मेरी बात समझने की कोशिश करो। थ्रेसिया ने अपने खेल का आगाज कर दिया है। ब्लैक जीरो उसकी बात सुनकर किसी सोच में पड़ गया। ए मिस्टर, तुमने कैसी फजूल बातें शुरू कर दी हैं? जोसेफ आंखें निकालकर बोला। अगर थ्रेसियाई का कोई आदमी मुझे किसी किस्म का इंजेक्शन दे गया है तो उसका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तुम अपने जहन पर ज्यादा जोर ना डालो। जेमसन जोसेफ का हाथ थामकर बोला। ये सब हमारे देखने की बातें हैं। मैं अजू मौतल तो नहीं हूँ, जोसेफ ने बिगड़ कर कहा। इस इंजेक्शन से पहले सिर्फ गोश्त के लोथड़े हो रहे थे, जेमसन बोला। अब तो नहीं होना, जोसेफ बोला। इंजेक्शन का असर कितनी देर बरकरार रहेगा? ब्लैक जीरो उन्हें इसी बहस में उलझा कर फोन वाले कमरे में आया। जेमसन की बात उसकी समझ में आ गई थी। उसने साइको मेंशन के नंबर डायल किए और उस डॉक्टर के मुतालिक पूछगछ करना शुरू कर दी और उसके दिए हुए नंबर्स के हवाले से मालूम किया कि जिन इदारों से जोसेफ के सिलसिले में गुफ्तगू शनीद की गई थी वो उनमें से किसी का भी नहीं था। ब्लैक जीरो लंबी सांस खींचकर रह गया, फिर बोला, मालूम करो कि फोन नंबर किसका है। 15 मिनट बाद इतला दी जाएगी, दूसरी तरफ से कहा गया। और ब्लैक जीरो राब्ता मुनक़ता करके जोसेफ के कमरे में आ गया। जेमसन ने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। शायद तुम्हारा ख्याल दुरुस्त था, ब्लैक जीरो बोला। वहाँ इस फोन नंबर का कोई हवाला मौजूद नहीं है। ए मिस्टर ताहिर, तुम क्या गड़बड़ करते फिर रहे हो? जोसेफ बोला। मुझे इसकी परवाह नहीं है, ख्वाह वो शैतान का चचा ही क्यों ना हो। मैं उसके ज़ेरे इलाज रहना पसंद करूंगा। लाओ उसका फोन नंबर मुझे दे दो, मैं खुद उसे अपनी कैफियत मुतला कर दूंगा। जोसेफ ने कहा। तुम यानी मरीज खुद उसे फोन करोगे? जेमसन बोला। क्या मैं कोई लबगोर मरीज हूँ? जोसेफ उतने गुस्सीले लहजे में पूछा। इस इंजेक्शन से पहले यकीनन लबगोर ही मालूम हो रहे थे, जेमसन बोला। अब तो नहीं होना, मुझे बताओ उसके फोन नंबर, जोसेफ बोला। क्या ख्याल है? ब्लैक जीरो ने जेमसन की तरफ देखकर पूछा। मैं क्या बताऊं, अगर हिज मैजेस्टी से रब्ता कायम हो सके तो ये बात उनके इल्म में जरूर लाओ। अब वहां से जवाब नहीं मिल रहा, सिर्फ घंटी बजती रहती है। लाओ निकालो, कहाँ है उसका कार्ड? जोसेफ ने फिर तकाजा किया। तुम्हारे बॉस से पूछे बगैर मैं तुम्हें कोई कदम नहीं उठाने दूंगा, ब्लैक जीरो ने कहा। देखो मिस्टर ताहिर, जोसेफ आंखें निकालकर बोला, मुझे कोई गलत कदम उठाने पर मजबूर ना करो। ओफो, तो तुम कोई गलत कदम उठाने का भी सोच सकते हो, जेमसन ने कहा। और जोसेफ बुरा सा मुंह बनाते हुए दूसरी तरफ मुड़ गया। जेमसन को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी शख्सियत ही बदल गई हो, वो जोसेफ ही ना हो। अचानक वो ब्लैक जीरो की तरफ मुड़ा और बोला, मिस्टर ताहिर, बॉस से मालूम करो कि वो मुझे अपने साथी रखने पर आमादा हैं या नहीं। अच्छा अच्छा, मैं मालूम करूंगा। अभी और इसी वक्त, जोसेफ ने जारहाना अंदाज में कहा। और जेमसन ने ब्लैक जीरो को वहां से चले जाने का इशारा किया। ठीक है, मैं देखता हूँ, ब्लैक जीरो ने कहा और फोन वाले कमरे में चला आया। घड़ी देखी, अभी 15 मिनट पूरे होने में 2 मिनट बाकी थे। ठीक 2 मिनट बाद फोन की घंटी बजी थी। ब्लैक जीरो ने रिसीवर उठा लिया। साइको मेंशन ही की कॉल थी। मस्कुरा नंबर, सिरे से फोन नंबर ही नहीं है। दूसरी तरफ से आवाज आई। फोन नंबर ही नहीं है? ब्लैक जीरो ने हैरत से दोहराया। हाँ, शहर में 9-1 का सिलसिला है ही नहीं। तब तो चीफ को इसकी इत्तला देनी चाहिए। इत्तला दी जा रही है। ब्लैक जीरो ने रिसीवर रखा ही था कि साउंड प्रूफ कमरे के दरवाजे पर सब्ज रंग की रोशनी दिखाई दी, जिसका मतलब ये था कि X2 वाले फोन की घंटी बज रही है। साउंड प्रूफ कमरे में दाखिल होकर उसने दरवाजा बोल्ट किया और फोन की तरफ बढ़ गया। इस फोन पर उसे X2 की आवाज में गुफ्तगू करनी थी। दूसरी तरफ से वही इत्तला मिली जो खुद उसने साइको मेंशन तक पहुंचाई थी। पूरी बात सुनकर उसने कहा, सफदर से कांटेक्ट करो। बहुत अच्छा जनाब। और फिर किसी कदर वक्फे से सफदर की आवाज सुनाई दी। क्या तुम फील्ड वर्क के काबिल हो? इसने सफदर से पूछा। जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सफदर ने कहा। अच्छा, तो राना पैलेस पर नजर रखो। कुछ देर पहले वहां एक डॉक्टर पहुंचा था। जोसेफ को एक इंजेक्शन देकर अपना फोन नंबर छोड़ गया था और हिदायत की थी कि उसे जोसेफ की कैफियत से बाखबर रखा जाए। फोन नंबर गलत साबित हुआ है। मैं समझा नहीं जनाब, सफदर की आवाज आई। इस सीरीज के नंबर शहर में नहीं है। बहरहाल, जोसेफ इस इंजेक्शन के असर से हैरत अंगेज तौर पर उठ खड़ा हुआ है, लेकिन अंदाज जारहाना है। ऐसा लगता है अब उसे अपने बॉस की भी परवाह ना हो, एक्सट्रो ने कहा। मैं समझ गया हूँ जनाब, फौरन रवाना होता हूँ, सफदर बोला। डेट्स ऑल, कहकर ब्लैक जीरो ने रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। साउंड प्रूफ कमरे से निकलकर उसे मुकफल किया और जोसेफ के कमरे से की तरफ चल पड़ा। लेकिन कमरे में दाखिल होते ही उसके कदम लुढ़खड़ाए, क्योंकि जेमसन फर्श पर औंधा पड़ा नजर आया था और जोसेफ का कहीं पता ना था। बुखलाए हुए अंदाज में उसने जेमसन को सीधा करके झिंझोड़ डाला, लेकिन उसकी आंखें ना खुली। बेहोशी खासी गहरी मालूम होती थी। फिर वो उसको उसी हालत में छोड़कर फोन वाले कमरे की तरफ बढ़ा। फोन पर गेट के चौकीदार से राब्ता कायम किया।
जनाबे आली, दूसरी तरफ से आवाज आई, काले आदमी को बाहर ना जाने देना। वो तो गया जनाब। कब, कैसे? बस अभी अभी गया है, काली जीप लेकर। ओह, ब्लैक जीरो ने रिसीवर क्रेडल पर रखकर साउंड प्रूफ कमरे की तरफ दौड़ लगाई। जोसेफ जल्द अज जल्द शहरी आबादी से निकल जाना चाहता था। इसका रुख साहिली इलाके की उस बस्ती की तरफ था जिससे मुल्की और गैर मुल्की स्याफाम लोग आबाद थे। उसे खदशा था कि कहीं उस जीप की वजह से पकड़ा ना जाए जिसे वो ड्राइव कर रहा था। कुछ देर पहले उससे जो हरकत सरजद हुई थी, उस पर ना वो खुश था और ना रंजीदा। ब्लैक जीरो की अदम मौजूदगी में उसने राना पैलेस से निकल जाना चाहा था। जेमसन ने उसे रोकने की कोशिश की थी और उसने आपे से बाहर होकर उसकी कनपटी पर एक हाथ रसीद कर दिया था जिसे वो ना सहार सका था। बहरहाल, इस तरह उसे बेहोश करके वो राना पैलेस से बाहर निकल भागा था। शहरी आबादी के इख्तिताम से पहले ही उसने जीप एक गली में मोड़कर रोक दी और उसे वहीं छोड़कर फिर सड़क पर आ गया और यहाँ से एक ऑटो रिक्शे पर मंजिल मकसूद की तरफ रवाना हो गया। फिर ऑटो रिक्शा ठीक सिल्वर सिल्वर स्ट्रेक रेस्टोरेंट के सामने जा रुका, जिसकी मालिका जोसेफ ही की हमवतन एक स्याह फाम औरत मिसेस फेमी मपांडा थी। मुल्क में शराबबंदी से कबल यहाँ सिल्वर स्ट्रेक बार का बोर्ड आवेजा था, लेकिन अब बार की जगह रेस्तोरां ने ले ली थी। लेकिन चोरी छुपे शराब का व्यापार अब भी जारी था। बस फर्क इतना हुआ था कि स्मगल की हुई शराब अजनबियों के हाथों फरोख्त नहीं की जाती थी। जोसेफ जब अंदर दाखिल हुआ तो फेमी काउंटर के पीछे मौजूद थी। जोसेफ पर नजर पड़ते ही वो उछल पड़ी और फिर उसकी आंखों में खौफ की परछाइयां नजर आई थी। जोसेफ काउंटर पर हाथ रखकर आगे झुकता हुआ बोला, डरो नहीं, मैं भूत नहीं हूँ। लेकिन तुम? हाँ, मैं वही जोसेफ मगोंडा हूँ जो कुछ दिन पहले यहाँ से नगाना का पता पूछता हुआ आया था और मैं यहाँ से सीधा तुम्हारे कमरे में जा रहा हूँ। क्यों? नहीं। क्यों नहीं? क्या हमारी दोस्ती खत्म हो गई? जोसेफ बोला। नहीं, ये बात नहीं, वो बोली। फिर क्या बात है? मैं दरअसल यहाँ नहीं बैठ सकता, जोसेफ ने कहा। नगाना कहाँ है? फेमी ने मुस्तरिबाना अंदाज में पूछा। वहां, जहां से कभी कोई वापस नहीं आया। तो फिर मुझे खतरे में ना डालो, यहाँ से चले जाओ, फेमी ने कहा। वो ग्रोह खत्म हो चुका है, कोई तुमसे जवाब तलब नहीं करेगा। लेकिन तुम? फेमी ने कहना चाहा। पुलिस मेरे पीछे है, जोसेफ बोला। ओह, तो ये बात है। वो तवील सांस लेकर बोली। अच्छा, तो ऊपर जाओ, मैं अभी आ रही हूँ। उसने काउंटर के नीचे हाथ डालकर एक कुंजी निकाली और उसकी तरफ बढ़ाती हुई बोली, कमरा नंबर 3। शुक्रिया फेमी, तुम्हारी मामला फहमी का तो मैं हमेशा से ही कायल रहा हूँ। लेकिन तुम इतने बदल क्यों गए हो? गुफ्तगू करने का अंदाज तक वो नहीं रहा। मैं सब कुछ बताऊंगा तुम्हें, जोसेफ बोला। उससे कुंजी लेकर वो जीनों की तरफ चल पड़ा। ऊपरी मंजिल पर 4 कमरे थे। वो उसी दरवाजे पर रुका जिस पर नंबर 3 लिखा हुआ था। कुफल खोलकर कमरे में दाखिल हुआ। शायद ये वही कमरा था जहाँ स्मगल की हुई शराब के क्रेट रखे जाते थे। इस वक्त भी यहाँ कम से कम 250-300 बोतलें जरूर रही होंगी। लेकिन जोसेफ ने उन्हें यूं ही सरसरी तौर पर देखा था, जैसे वो मिट्टी के तेल की बोतलें हों। एक तरफ एक आरामदेह कुर्सी पड़ी हुई थी जिस पर वो नीम दराज हो गया था। खुद उसे हैरत थी कि आखिर उसे क्या हुआ है। जिस इंजेक्शन का जिक्र जेमसन और ताहिर ने किया था, क्या वो उसी का असर था? शायद जवानी में भी कभी उसकी ऐसी कैफियत महसूस की हो जब शराब की लत भी नहीं लगी थी। वो अपनी इसी कैफियत वो अपनी इसी जहनी कैफियत का जायजा लेने लगा। आम हालात में वो अपने बॉस के हुक्म से 1 इंच भी ना सुलग सकता था, लेकिन इस वक्त एक साथी को बेहोश करके निकल भागा था और साथी भी उससे कह रहा था कि वो इमरान से इजाजत हासिल किए बगैर राना पैलेस से बाहर कदम ना निकाले। तो क्या उसने अपने बॉस से बेवफाई की? नहीं, हरगिज नहीं। बॉस के लिए तो वो अब भी जान दे सकता था, लेकिन ये क्या कि बस एक इमारत तक महदूद होकर रह जाओ, ये नामुमकिन है। उसने तवील सांस ली और सीधा होकर बैठ गया, क्योंकि बाहर से कदमों की चाप सुनाई दी थी। फिर किसी ने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। जोसेफ ने उठकर दरवाजे का बोल्ट गिरा दिया, लेकिन साथ ही इसका हाथ बगली होल्स्टर पर भी चला गया। दरवाजा खोलकर फेमी अंदर दाखिल हुई और जोसेफ दरवाजे के पास से हट आया। फेमी ने भी दरवाजा बोल्ट कर दिया। और अब तुम सुनाओ, क्या किस्सा है? उसने जोसेफ को ऊपर से नीचे तक देखते हुए पूछा और फिर शराब के क्रेटों पर नजर डाली। इन्हें मत देखो, जोसेफ मुस्कुराकर बोला। मैंने बहुत दिनों से चखी तक नहीं। और ऐसे नजर आ रहे हो? मैं यकीन नहीं कर सकती, फेमी ने कहा। मत यकीन करो, जोसेफ बोला। खैर छोड़ो, मैंने तो सुना था कि तुम समुद्र में गर्क हो गए हो, फेमी ने कहा। बात कुछ ऐसी ही थी, लेकिन बच गया, जोसेफ बोला। लेकिन नगाना कहाँ गायब हो गया? फेमी बोली। शायद वो गर्क ही हो गया था, जोसेफ ने कहा। किस्सा क्या था? मेरे बॉस का भी बिजनेस ऐसा ही है, बस उन लोगों से टकराव हो गया था, जोसेफ ने कहा।
और अब पुलिस तुम्हारे पीछे है? फेमी ने पूछा। हरगिज नहीं, जोसेफ हंस पड़ा। फिर क्या बात है? काउंटर पर तफसील में जाने के लिए नहीं ठहर सकता था, जोसेफ ने कहा। तो अब सच्ची बात बता दो। सच्ची बात यह है कि फिलहाल मैं मुर्दा बना रहना चाहता हूँ। इसके लिए तुम्हारे अलावा और कोई नजर नहीं आया था, जोसेफ ने कहा। अगर पुलिस तुम्हारी ताकों में नहीं है, तब तो ये मुमकिन है, मैं तुम्हें जरूर पनाह दूंगी। लेकिन अगर, फेमी ने कहना चाहा। यकीन करो कि पुलिस मेरे पीछे नहीं है। तुम मुझे जानती हो, मैंने कभी अपने किसी दोस्त को दुश्वारी में नहीं डाला। हाँ, ये तो मैं जानती हूँ, फेमी ने कहा। बस तो फिर मुझ पर एतमाद करो, सिर्फ इतने ही दिन ठहरूंगा कि दाढ़ी और मुझे कुछ और घनी हो जाए, जोसेफ ने कहा। फिर क्या करोगे? अपने बॉस के कारोबारी हरीफों को रास्ते से हटाना शुरू कर दूंगा। नगाना तो गर्क हो ही चुका है, जोसेफ ने कहा। लेकिन मैंने तो सुना था कि तुम्हारा बॉस भी तुम्हारे साथ समुद्र में ही गर्क हो गया था, फेमी ने कहा। जब मैं गर्क नहीं हो सका तो वो कैसे हो जाता? जोसेफ बोला। फेमी किसी सोच में पड़ गई, फिर उसे गौर से देखते हुए पूछा, तुम्हारे बॉस का बिजनेस क्या है? चर्च। खुद ले जाते हो? हाँ, खरीद फारिश के एक पॉइंट तक। वहां से क्या लाते हो? सोने के अलावा और क्या लाएंगे? जोसेफ ने कहा। शराब नहीं ला सकते? फेमी ने पूछा। किस तरह? इटली का एक जहाज खलीज फारस ही में तुम्हारे हवाले कर देगा। बिजनेस किसका है? बराह रास्त तुम्हारा तो नहीं हो सकता, जोसेफ ने पूछा। ये नहीं बताऊंगी कि किसका है, फेमी ने कहा। ये मालूम किए बगैर मेरा बॉस हरगिज तैयार ना होगा, जोसेफ ने कहा। तब तो दुश्वारी है। खैर, जब तक रहना चाहो यहाँ रह सकते हो, लेकिन इसी कमरे में काम करना पड़ेगा। यहाँ एक पलंग डलवा दूंगी, फेमी ने कहा। कोई बात नहीं, जोसेफ बोला। लेकिन इन बोतलों पर रहम करना, बड़ी महंगी पड़ती हैं। सुनो, अगर इसकी नौबत आई तो पूरी कीमत अदा कर दूंगा। मुझे इत्मीनान है, फेमी ने कहा। और यहाँ क़यामत व आम का मुआवजा भी अदा करूंगा, जोसेफ बोला। वो मुस्कुराई और बाहर चली गई। जोसेफ ने फिर दरवाजा बंद किया और आराम कुर्सी पर लेट गया। इस बार ऊँघ ही गया था। दस्तक की आवाज पर आंख खुली और वो सीधा होकर आंख मलने लगा। कौन है? उसने ऊंची आवाज में पूछा। मैं हूँ, क्या सो गए? बाहर से फेमी की आवाज आई। जोसेफ ने उठकर दरवाजा खोला। खाने की ट्रे फेमी के हाथों में थी। ओह, तुम्हें तकलीफ हुई, जोसेफ ने उसके हाथों से ट्रे उठाते हुए कहा और पीछे हटकर बोला, आओ। फेमी ने कमरे में दाखिल होकर दरवाजा बोल्ट कर दिया। जोसेफ ट्रे स्टूल पर रखकर बैठ गया। एक औरत आई थी और तुम्हें पूछ रही थी। थोड़ी देर बाद फिर आने को कह गई है, फेमी ने इत्तला दी। औरत? कौन औरत? जोसेफ चौंक पड़ा। उसका ख्याल जूलियाना फिट्जवाटर की तरफ गया था। अपना नाम नहीं बताया था उसने, फेमी ने कहा। कोई सफेद फार्म औरत थी? नहीं थी। नहीं थी तो हम ही में से, लेकिन इतनी बावकार थी कि क्या बताऊं, बस कहीं की शहजादी लगती थी। हम ही में से क्या मुराद है? क्या किसी सैफाम नस्ल से ताल्लुक रखती थी? जोसेफ ने पूछा। हाँ, फेमी सर हिलाकर बोली। तो तुमने क्या कहा था उसे? यही कि तुम फिलहाल यहाँ मौजूद नहीं हो। मैंने सोचा पहले तुमसे इस बारे में कोई मशवरा कर लूं, फेमी ने कहा। तो गोया तुमने उससे ये कहा था कि मैं मुकीम तो यही हूँ, लेकिन फिलहाल मौजूद नहीं हूँ, इसलिए वो फिर आने को कह गई, जोसेफ ने पूछा। हाँ, यही बात है, फेमी ने कहा। तुमने अच्छा नहीं किया, फेमी, जोसेफ बुरा सा मुंह बनाकर बोला। मैंने तुम्हें आगाह कर दिया था कि फिलहाल मैं मुर्दा बना रहना चाहता हूँ, और इसी एतमाद के साथ तुम्हारे पास आया था कि यहाँ ये मुमकिन होगा, वरना सच छुपाने को बहुत जगहें थी, जोसेफ ने कहा। मुझे अफसोस है जोसेफ, मेरा ख्याल है उस औरत से कोई भी झूठ नहीं बोल सकता। क्या मतलब? अजीब सी शख्सियत थी, अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। तुम जानते हो कि मैं किसी से भी मरऊब नहीं होती, लेकिन उसने मुझे शिद्दत से मुतासिर किया था। पहली हल्ले में सच्ची बात जबान से निकल गई, फेमी ने कहा। खैर, जोसेफ ठंडी सांस लेकर बोला, मैं देखूंगा कि वो कौन है। तुम खाना तो खा लो, हाथ क्यों रोक लिया, फेमी ने कहा। तुमने उलझन में डाल दिया है, जोसेफ बोला, और तुम्हारी बदली हुई शख्सियत ने मुझे उलझन में डाल दिया है। तुम इतने चाको चौबंद कभी नजर नहीं आए। मैं तो खुद भी हैरत सदा हूँ अपनी हालत पर, जोसेफ ने सोचा। फिर इससे बोला, जरूरी तो नहीं कि आदमी हमेशा यकसा हालत में रहे। मर जाने के बाद मेरी सेहत बिल्कुल ठीक हो गई है। मैंने कहा था खाना खाओ, फेमी ने कहा। भूख ही उड़ा दी है तुमने, जोसेफ ने कहा और खाने की तरफ मुतवज्जा हो गया। खैर, तुम फिक्र ना करो। अब आई तो कह दूंगी तुम वापस नहीं आए, या फिर ये कह दूंगी कि मेरी ला इल्मी में मुस्तकिल तौर पर यहाँ से चले गए हो और एक इतलाई तहरीर छोड़ गए हो। सो वो तहरीर तुम अभी दे दो। नहीं, मैं भी इस पर मजीद गौर करूंगा, जोसेफ ने कहा। क्या तुम उसे जानते हो? नहीं, या फिर वो कोई शनासा ही होगी। तुम्हें कम से कम इसका नाम जरूर मालूम कर लेना चाहिए था, जोसेफ ने कहा। मैंने पूछा था, लेकिन वो टाल गई। कहने लगी मैं फिर आऊंगी, फेमी ने कहा। तुमने कहा था कि वो शहजादी जैसी लगती थी। बिल्कुल शहजादी जैसी।
अच्छा, तो अब तुम जाओ और देखो कि वो कब आती है। मैं उससे मिलूंगा। कोई खतरे की बात तो नहीं? फेमी ने कहा। देखा जाएगा, जोसेफ बोला। ख्वाह मख्वाह कोई खतरा मोल मत लो। मैं अभी उसे डाल सकती हूँ, इसी तदबीर से कि तुम मुझे एक तहरीर दे दो। फेमी ने कहा। नहीं, मैं उससे मिलूंगा, अपनी जिम्मेदारी पर, और तुम्हें कोई इल्जाम ना दूंगा। जोसेफ ने कहा। फेमी खाली बर्तनों की ट्रे उठाकर चली गई और जोसेफ फिर दरवाजा बंद करके बैठ रहा। शकमपुरी के बाद फिर नींद का हमला हुआ, लेकिन ये मामूली किस्म की नींद ही थी। इसमें शराब से महरूम, शराब ज़दा आसाब को दखल नहीं था। फिर किसी की दस्तक ही पर नींद का सिलसिला टूटा था। वो बौखलाकर उठा और नींद बेदारी के आलम में दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन दूसरे ही लम्हे में लगने वाले जहनी झटके ने उसे पूरी तरह बेदार कर दिया और आंखें हैरत से फैल गईं। मेडिलिना उसके सामने खड़ी अजीब अंदाज में मुस्कुरा रही थी। वही मेडिलिना जो उस पुरस्कार आबदोज में उसकी हमसफर रही थी और जिसके बारे में इमरान ख्याल जाहिर कर चुका था कि वो थ्रेसिया के अलावा और कोई नहीं हो सकती। क्या तुम मुझसे अंदर आने को भी नहीं कहोगे? उसने बड़े दिल आवेज अंदाज में कहा, और जोसेफ इस तरह चौंक पड़ा जैसे अभी तक कोई ख्वाब देखता रहा हो। जरूर जरूर, वो बौखलाकर पीछे हटता हुआ बोला। मेडिलिना कमरे में दाखिल होकर चारों तरफ नजरें दौड़ाने लगी, फिर निगाह शराब के क्रेटों पर ठहर गई। क्या ये सब तुम्हारे लिए हैं? इसने बिलाखिर क्रेटों की तरफ इशारा करके पूछा। अरे नहीं, ये तो दूसरे का माल है। जोसेफ ने दांत निकाल दिए। अपनी कैफियत बताओ। सुना था कि तुम्हारी हालत खराब है। नहीं, अब बिल्कुल ठीक हूँ। इन क्रेटों के करीब तो ठीक ही रहोगे। नहीं, ये बात नहीं। जब से मुझे होश आया है, शराब की तलबी महसूस नहीं हुई। मुझे दुआएं दो। लेकिन नहीं, तुम तो ऐसे हो कि मुझे बैठने को भी नहीं कह रहे। हम एक दूसरे के लिए अजनबी तो नहीं हैं? मेडिलिना ने कहा। ओह, दरअसल। बैठो बैठो, उसने आराम कुर्सी की तरफ इशारा किया और उसके बैठ जाने के बाद खुद भी स्टूल खिसका कर बैठ गया। फिर बोला, तुमने ये क्यों कहा था कि मुझे दुआएं दो? जोसेफ ने पूछा। इसलिए कि ऐसे इंजेक्शन सारी दुनिया में सिर्फ हम ही फराम कर सकते हैं। खुदा की पनाह, तो वो तुम्हारा आदमी था? जोसेफ ने कहा। इसे सर को असबाती जुम्बिश दी और उसे गौर से देखती रही। लेकिन हैरान होने की जरूरत नहीं। अगर मैं तुम लोगों की दुश्मन होती तो तुम अपने मुल्क तक कैसे पहुंच सकते? मेडिलिना ने कहा। यही तो मैं सोचता हूँ। यकीनन बॉस को भी इस सिलसिले में गलत फहमी हुई है, लेकिन इन्हें कौन समझाए? जोसेफ ने कहा। इससे मुझे इसका मौका नहीं दिया, वरना मैं खुद उसे समझा देती। लेकिन अब इसकी गलत फहमी रफा हो जानी चाहिए, वरना इसकी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। उसे समझाने की कोशिश करो कि हमारी लड़ाई तुमसे नहीं बल्कि बड़ी ताकतों से है। मेडिलिना ने कहा। मैं तो समझता हूँ मिस, यही गनीमत है कि तुम समझदार हो, मेडिलिना ने कहा। लेकिन मेरे समझदार होने से क्या होगा? जोसेफ ने हैरत से कहा। तुम मुझे इसकी तलाश में मदद दोगे? मेडिलिना बोली। लेकिन मैं तो नहीं जानता कि वो कहाँ है, जोसेफ ने कहा। दोनों मिलकर कोशिश करेंगे तो मालूम हो जाएगा। तुम बहुत मेहरबान हो मिस्सी। बस तो फिर तैयार हो जाओ, मेडिलिना बोली। क्या भी चलना है? उसने कहा। हाँ, अभी और इसी वक्त। यहाँ इस तंग कमरे से घुट कर रह जाओगे, मेडिलिना ने कहा। लेकिन बाहर निकलने का खतरा कैसे मोल लूं? जोसेफ बोला। इसी तरह जैसे यहाँ तक आए थे, मेडिलिना बोली। वो तो पता नहीं किस तरह आ गया था। यहाँ लोग मुझे पहचानते हैं, जोसेफ ने कहा। तुम उसकी फिक्र ना करो, ये मेरी जिम्मेदारी है, मेडिलिना ने कहा। अच्छा मिस्सी, मैं नीचे जाकर फेमी का हिसाब साफ कराऊं, जोसेफ ने कहा। इसकी भी जरूरत नहीं, मैं पहले ही हिसाब बेबाक कर चुकी हूँ, मेडिलिना बोली। बस तो फिर उठ ही जाऊं, जोसेफ ने कहा। वो छोटी सी तजर्बागाह साहिल समुद्र के एक वीरान इलाके में वाक़ थी। यहाँ मछलियों की अफजाइश नस्ल से मुताल्लिक काम होता था। मुख्तलिफ किस्म के तजर्बात किए जाते थे। जापानी माहिरीन की निगरानी में यहाँ ऐसे सदफ पैदा करने के इम्कानात का जायजा भी लिया जा रहा था जिनसे मोती निकलते हैं। बड़ी पुरसकून जगह थी। दूर दूर तक किसी दूसरी इमारत का वजूद नहीं था। इस तजर्बागाह में काम करने वाले औकात कार के इख्तिताम पर अपनी अपनी क्याम गाहों की तरफ रवाना हो जाते थे। लेकिन एक जापानी माहिर ओशीदा वहीं रहता था, लिहाजा रात को भी इस इमारत की कई खिड़कियां रोशन नजर आती थीं। ओशीदा के अलावा एक चौकीदार भी था जो रात को पहरा देने की बजाय लंबी तान कर सोता था, और ओशीदा उससे लाइल्म भी नहीं था। और लाइल्म होता भी कैसे, जबकि वो खुद ही उसे रात के खाने के बाद सुला दिया करता था। ओशीदा अपना खाना खुद ही पकाया करता था, और उसका मामूल था कि रात के खाने के बाद चौकीदार को अपनी बनाई हुई चाय का एक कप जरूर पिलाता था। इस चाय के पीते ही चौकीदार पर नींद का गलबा होता था, और उसे भी इस चाय की ऐसी चाट पड़ी थी कि सरे शाम ही इसकी तलब महसूस होने लगती थी। रात के खाने के बाद खुद ही
इस जगह पहुंच जाता था जहां ओशिदा अपना खाना तैयार किया करता था। चौकीदार चाय पीकर चला जाता था और अपनी कोठरी में पहुंचकर ढेर हो जाता था। कुछ देर बाद ओशिदा भी बाहर निकलता और इसका इत्मीनान कर लेने के बाद कि चौकीदार सो गया है, वो अपनी मोटरसाइकिल उठाता और इमारत को मुकफल करके साहिल के बिल्कुल ही वीरान हिस्से की तरफ निकल जाता था। उसके दूसरे साथियों को इसकी इस मसरूफियात का इल्म नहीं था। आज भी उसने मामूल के मुताबिक मोटरसाइकिल निकाली थी और इमारत को मुकफल करके निकला चला गया था। रात के 9 बजे थे और फिजा में पुरशोर मौजों के साहिल से टकराने की आवाज के अलावा और किसी किस्म की कोई आवाज सुनाई ना देती थी। लेकिन अब इसमें मोटरसाइकिल के इंजन का शोर भी शामिल था। मोटरसाइकिल की रफ्तार तेज नहीं थी। थोड़ी देर बाद इसने एक पॉइंट पर रोशनी करके इशारे दिए और उसी जानिब बढ़ता चला गया। ये इशारे एक मोटर बोट से हुए थे। उसके करीब पहुंचकर उसने मोटरसाइकिल रोकी और उतरकर मोटर बोट की सीट में जा खड़ा हुआ। यहाँ समुंदर पुरसकून था। उसने मखसूस अंदाज में अपने हाथ हिलाए और मोटर बोट से सर्च लाइट की रोशनी उस पर पड़ी और उसने फिर किसी किस्म का इशारा दिया। इस बार मोटर बोट आहिस्ता आहिस्ता खुशकी की तरफ बढ़ने लगी और फिर वो इतनी करीब आ गई कि ओशीदा बआसानी इस पर चढ़ गया। मोटरसाइकिल इसने किनारे ही पर छोड़ दी थी। मोटर बोट का रुख मोड़ दिया गया था। जरा देर बाद वो खासी तेज रफ्तारी से जुनूब की तरफ चली जा रही थी। ओशीदा खामोश बैठा रहा। किश्ती पर 2 अफराद और भी थे, लेकिन वो आपस में भी गुफ्तगू नहीं कर रहे थे। ये सफ़र करीबन 20 मिनट तक जारी रहा था। ओशीदा के अंदाज से मालूम होता था ये सफ़र उसके लिए कोई नई बात ना हो, क्योंकि मोटर बोट के रुकते ही वो इस पर से छलांग लगाकर खुश्की पर उतर आया था और एक तरफ चल पड़ा था। और मोटर बोट पर मौजूद अफराद में से किसी ने भी अपनी जगह से झुंबिश तक नहीं की थी। रेत की मुख्तसर सी पट्टी तय करके वो इस पथरीली चढ़ाई पर चलने लगा था, जिसने कहीं कहीं अच्छी खासी पहाड़ियों की शक्ल इख्तियार कर ली थी। और अब एक छोटी सी टॉर्च उसके हाथ में रोशन थी, जिसकी मदद से वो अपने रास्तों का तयन कर रहा था। थोड़ी देर के बाद वो एक ऐसी इमारत के सामने खड़ा नजर आया जिसकी सारी खिड़कियां रोशन थीं। वो आगे बढ़ा। बरामदे में एक कुत्ते ने उसका इस्तकबाल किया, लेकिन वो उस पर झपटा नहीं था, बल्कि हल्की सी गुर्राहट के साथ उसके कदमों में लौटने लगा था। दरवाज़ा खुलने के लिए उसे दस्तक भी नहीं देनी पड़ी थी। दरवाज़ा खुद ब खुद खुला और वो किसी हिचकिचाहट के बगैर अंदर चला गया था। राहदारी के सिरे पर पहुंचते ही किसी ने कहा, रूम नंबर 11 मिस्टर ओशीदा। वो बाएं जानिब मुड़ गया और उसी राहदारी के तीसरे दरवाजे पर पहुंचकर रुक गया। हल्की सी दस्तक दी। प्लीज कम इन। अंदर से एक नुस्वानी आवाज आई। ओशीदा दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। सामने बड़ी सी मेज पर एक स्याफाम आदमी चत पड़ा हुआ था और उसके करीब एक स्याफाम औरत भी खड़ी थी। मिस्टर ओशीदा, उसने स्याफाम मर्द की तरफ इशारा करके कहा, इसका खून टेस्ट करके बताओ कि इसे RC3 कितनी मिकदार में दिया जा सकता है। ओशीदा ने सर को जुम्बिश दी और बाएं जानिब वाली मेज पर रखे हुए आलात की तरफ मुतवज्जा हो गया, लेकिन फिर आलात की जानिब जाने की बजाय उस मेज की तरफ बढ़ा जिस पर स्याह फाम आदमी लेटा हुआ था। उसने झुककर उसका जायजा लिया और पलकें उठाकर आंखें देखी। क्या ये किसी नशावर दवा के जेर असर है? उसने स्याह फाम औरत से पूछा। औरत ने सर को इस्बाती जुम्बिश दी। तब तो फौरी तौर पर मैं कुछ नहीं कर सकता, ओशीदा ने कहा। क्यों नहीं कर सकते? जब तक कि उसके सिस्टम से नशे के असरात ज़ाइल ना हो जाएं। टेस्टिंग के लिए खून लेना बेकार होगा। तब तो खासा वक्त दरकार होगा, औरत ने कहा। यही बात है। खैर, इंतजार किया जाएगा। लेकिन मैं 1 घंटे से ज़्यादा नहीं ठहर सकूंगा, ओशीदा ने कहा। क्या मतलब? औरत ने पूछा। इंचार्ज जानता है, ओशीदा ने लापरवाही से कहा। औरत ने मुड़कर दीवार से लगे हुए स्विच बोर्ड के एक स्विच पर उंगली रख दी। दूसरे ही लम्हे में एक आवाज गूंजी। हेलो मार्क, मैं मेडिलिना हूँ, औरत ने ऊंची आवाज में कहा। यस मादाम, आवाज आई। मिस्टर ओशीदा कह रहे हैं कि वो 1 घंटे से ज़्यादा नहीं ठहर सकते, लेकिन इसमें अभी खासा वक्त सर्फ होगा। मिस्टर ओशीदा ठीक कहते हैं मादाम, इनकी ज़्यादा देर गैर हाजिरी नामुनासिब होगी, आवाज़ आई। तो फिर कोई मुतबादिल इंतज़ाम होना चाहिए। सिर्फ मिस्टर ओशीदा ही RC3 के स्पेशलिस्ट हैं और कोई ये काम नहीं कर सकेगा, मार्क ने कहा। मुझे जल्दी है, औरत ने कहा। मिस्टर ओशीदा को मेरे पास भेज दीजिए। औरत ने ओशीदा की तरफ देखा और वो सर को जुम्बिश देकर कमरे से निकल आया और दाएं जाने मुड़कर सीधा चलता रहा। फिर राहदारी के इख्तिताम पर रुक गया। प्लीज कम इन मिस्टर ओशीदा। राहदारी में आवाज गूंजी और वो एक कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। सामने एक कदावर और तवाना सफेद फाम आदमी खड़ा था। उसने आगे बढ़कर ओशीदा से मुसाफा किया। क्या किस्सा है मिस्टर मार्क? ओशीदा ने पूछा।
इस औरत ने दुश्वारी में डाल दिया है, मार्क आहिस्ता से बोला। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा, ओशिदा बोला। मादाम T3B की पर्सनल असिस्टेंट हैं। तुम्हें रुकना ही पड़ेगा मिस्टर ओशिदा, मार्क ने कहा। सवाल ही पैदा नहीं होता। सरकारी लैब मेरे चार्ज में है, नामुमकिन है कि रात भर खाली पड़ी रहे। चौकीदार भी सुबह से पहले बेदार नहीं होगा, ओशिदा ने कहा। वाकई दुश्वारी आ पड़ी है, मार्क ने कहा। यह काम कल शब को भी हो सकता है। इस वक्त तक ड्रग के असरात खुद से पूरी तरह जाहिल हो चुके होंगे। RC3 की मिकदार के लिए खून की टेस्टिंग हंसी खेल नहीं है, ओशिदा ने कहा। मैं समझता हूँ, वो सर हिलाकर बोला। अच्छा तुम यहीं ठहरो, मैं खुद जाकर उसे समझाता हूँ। वो कमरे से निकलकर उस कमरे की तरफ बढ़ गया जहाँ मेडिलिना थी। क्या कह रहा है? मेडिलिना ने उसे देखकर पूछा। वो 1 घंटे से ज़्यादा नहीं रुक सकता मादाम। सरकारी लैब का इंचार्ज है और लैब ही के एक हिस्से में रहता भी है। चौकीदार को नशा आवर चाय पिलवा आता है। अगर इसी वक्त वापस ना गया तो ड्यूटी पर आने वालों को लैब मुक्फल मिलेगी। तब तो वाकई दुश्वारी होगी, मेडिलिना कुछ सोचती हुई बोली। मैं दरअसल ये काम अपनी मौजूदगी में कराना चाहती हूँ। जानते हो ये कौन है? उसने मेज पर बेहोश पड़े हुए स्याफामा आदमी की तरफ इशारा किया। नहीं मादाम, मार्क ने कहा। इमरान का बॉडीगार्ड जोसेफ मगोंडा है। मैं इसे RC3 का इंजेक्शन दिलवाना चाहती हूँ, मेडिलिना ने कहा। यह काम मैं खुद अपनी निगरानी में करा सकता हूँ। मजबूरन यही करना पड़ेगा। बात सिर्फ RC3 ही की नहीं, इसके बाद इसे रोमा क्यू पी पिला दिया जाएगा। मजबूरन यही करना पड़ेगा। बात सिर्फ RC3 ही की तक नहीं रहेगी, इसके बाद इसे रोमा क्यू पी दिया जाएगा, मेडिलिना ने कहा। ये इंजेक्शन मेरे पास नहीं है, मार्क ने कहा। मैं फराहम करूंगी, मेडिलिना बोली। इसके बारे में जानता भी नहीं हूँ, मेरे लिए बिल्कुल नया नाम है। RC3 तो आदमी को अपनी शख्सियत के एहसास से आरी कर देता है, मेडिलिना ने कहा। जी हाँ, मैं जानता हूँ, मार्क ने कहा। और दूसरा इंजेक्शन रोमा QP इसमें एक नई हिस्स पैदा करेगा, शिकारी कुत्तों की सी हिस्स। इस तरह वो खुद ही अपने मालिक को ढूंढ निकालेगा, मेडिलिना ने कहा। यानी अपनी शख्सियत के एहसास से आरी हो जाने के बाद शिकारी कुत्ता बन जाएगा, मार्क ने कहा। सिर्फ कारकर्दगी के एतबार से, कुत्तों की तरह भौंकेगा नहीं। तुम उसे किसी की बू पर भी लगा सकोगे, मेडिलिना ने कहा। मैं नहीं समझा, मार्क बोला। अगर यहाँ से तुम्हारा कोई कैदी फरार हो जाए तो तुम उसका इस्तेमाल क्या किया हुआ लिबास उसे सुंघा कर मफरूर की तलाश में रवाना भी कर सकोगे। वो उसे किसी खोजी कुत्ते ही की तरह ढूंढ निकालेगा, मेडिलिना बोली। कमाल है, मगर मैं इसे लाइल्म हूँ, मार्क ने कहा। हाल ही की इजाद है, मेडिलिना बोली। आप मुतमईन रहें, मैं अपनी निगरानी में सारे काम कराऊंगा, मार्क ने कहा। लेकिन बहुत देर हो जाएगी। खैर तो सुनो, जब भी RC3 का इंजेक्शन लग सके उसके ठीक आधा घंटे बाद रोमा QP का इंजेक्शन दिया जाएगा, मेडिलिना ने कहा। ये काम तो अभी शुरू कराया जा सकता है, मार्क ने कहा। प्लास्टिक मेकअप का माहिर मौजूद है। ठीक है, तो इसी से इब्तदा करो, मेडिलिना ने कहा। मैं अभी आया, कहता हुआ वो दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था कि अजीब सी आवाज पूरी इमारत में गूंजने लगी और वो उछल पड़ा। क्या बात है? मेडिलिना ने उसे घूरते हुए सवाल किया। कोई गलत तरीके से इमारत में दाखिल हुआ है, मार्क ने कहा और तेजी से बाएं जाने वाले स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ा। मेडिलिना की नजर उसी पर थी। मार्क ने स्विच बोर्ड पर एक स्विच ऑन किया और इसी के करीब दीवार पर एक स्क्रीन रोशन हो गई। स्क्रीन पर किसी इमारत का प्लान नजर आ रहा था। मेडिलिना भी इमारत के करीब ही आकर खड़ी हो गई। इमारत में गूंजने वाला शोर अब थम चुका था। ये देखिए, मार्क ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। एक नन्हा सा तारीक नुक्ता स्क्रीन पर आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रहा था। कौन हो सकता है? अभी पकड़ा जाएगा, वो छत पर है, मार्क ने कहा। तुम खुद देखो, उसके अलावा और कोई ना होगा, मेडिलिना बोली। आप गालिबन इमरान की बात कर रही हैं, लेकिन यहाँ कई बार ऐसा हो चुका है। इस वीराने में तन्हा इमारत देखकर बहुत तेरे आपे से बाहर हो जाते हैं, दीवारों पर कुमंदे डालकर छत पर चढ़ते हैं और पकड़े जाते हैं। वो देखिए, हमारी सिक्योरिटी के लोग हरकत में आ गए हैं, मार्क ने कहा। स्क्रीन पर कुछ और भी मुतहरिक नुक्ते नजर आने लगे थे, लेकिन वो पहले नुक्ते से बहुत फासले पर थे। मेडिलिना की निगाह स्क्रीन पर जमी हुई थी। प्लेन में पहले से दाखिल होने वाला नुक्ता बहुत ही नपे तुले अंदाज में कदम उठा रहा था और दूसरे नुक्तों से इसका फासला कम होने की बजाय बढ़ता ही चला जा रहा था। ये इमरान के अलावा और कोई नहीं हो सकता, दफातन इसने कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ती हुई बोली। मुझे देखने दो। ठहरिए मादाम, वो जोर से चीखा। शायद इसे प्लेन कैमरा तबाह कर दिया। मेडिलिना ने मुड़कर देखा, स्क्रीन तारीख हो चुकी थी। वो फिर पलट आई और मार्क से बोली, यहीं ठहरो, बिल्कुल ऐसे बन जाओ जैसे उसकी मौजूदगी से लाइल हो, मेडिलिना ने कहा। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स उसके पीछे हैं, मार्क ने कहा। अगर वो इस वक्त भी हाथ ना आया तो मैं नहीं कह सकती कि क्या होगा, मेडिलिना ने कहा।
अगर ये इमरान ही है तो बचकर नहीं जा सकेगा, आप मुतमईन रहिए, मार्क बोला। क्या ये हमारी निजी इमारत है? थेरेसिया ने तंजिया लहजे में पूछा। नहीं मादाम, सरकारी है और यहाँ एक प्रोजेक्ट हमारी निगरानी में चल रहा है, मार्क ने कहा। तो फिर किसी गलत फहमी में ना रहना। इमरान ने इस इमारत में दाखिल होने से कबल इसका प्लान हासिल कर लिया होगा। प्लान कैमरे का नाकारा हो जाना भी इसी बात पर दलालत करता है, वरना किसी मामूली चोर को क्या मालूम कि प्लान कैमरा कहाँ पोशीदा है। मेडेलिना ने कहा। खुदा की पनाह, यहाँ तक तो मेरा जहन पहुंचा ही नहीं था, मार्क ने कहा। वो सिक्योरिटी गार्ड्स के हाथ नहीं आएगा, मेडेलिना ने कहा। कुछ सोचती रही फिर बोली, यहाँ की रोशनी बुझा दो और यहीं ठहरकर इसका इंतजार करो। लेकिन क्या जरूरी है कि वो इसी कमरे में आए, मार्क ने कहा। वो इसकी तलाश में यहाँ आया है, मेडेलिना बेहोश जोसेफ की तरफ हाथ उठाकर बोली। और अब मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ कि उसने जोसेफ की नकलो हरकत पर नजर रखी थी। वैसे तुम बेफिक्र रहो, ये शख्स भी यहाँ के रिकॉर्ड के मुताबिक मर चुका है, मेडेलिना ने कहा। मैं समझा नहीं, मार्क ने कहा। इमरान के साथ ये भी कर्क हुआ था, मेडेलिना बोली। तब तो मुझे जवाबदेही का खदशा नहीं होना चाहिए, मार्क ने कहा। ओशिदा को यहाँ से निकाल लो, मेडेलिना ने कहा। बहुत बेहतर, मार्क ने कहा और कमरे से बाहर आ गया। इस दौरान में खुद मेडेलिना ने कमरे में अंधेरा कर दिया था। मार्क तेजी से चलता हुआ उस कमरे में पहुंचा जहां ओशिदा को छोड़ गया था। तुम फौरन चले जाओ, मार्क ने कहा, उससे कहा। ओशिदा उठ खड़ा हुआ, लेकिन मार्क के चेहरे पर नजर आने वाली सरसीमगी इससे पोशीदा न रह सकी। क्या बात है मिस्टर मार्क, तुम कुछ परेशान नजर आ रहे हो? कोई खास बात नहीं, ऊपर का कोई मौजूद हो तो यही कैफियत होती है। बस तुम निकल ही जाओ, कल शब को देखा जाएगा, मार्क ने कहा। ओशीदा कमरे से निकल गया और मार्क खड़ा सोचता रहा कि अब उसे क्या करना चाहिए। वो यहाँ के प्रोजेक्ट में मुशीर की हैसियत रखता था। बज़ाहिर मगरबी जर्मनी का फर्स्तादा और बबातिन जीरो लैंड का एजेंट भी था, लेकिन अभी तक उसे कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आया था जिसकी बिना पर उसकी दोनों हैसियतें आपस में मुतसादिम हो गई हों। इमरान के सिलसिले में उसे शुरू ही से आगाह कर दिया गया था और उसके पास उसकी तस्वीर भी थी, लेकिन इसकी तलाश में उसे अमली हिस्सा नहीं लेना पड़ा था। महज उसी से होशियार रहने के लिए उसकी तस्वीर उस तक पहुंचा भी दी गई थी, और अब इस औरत मेडेलिना की वजह से वो भी ख्वामख्वाह मुलविस हो गया था। दफातन किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी और वो उछल पड़ा। बाहर से आवाज आई, मैं ओशीदा हूँ, मिस्टर मार्क। वो दांत पीसकर रह गया, फिर आगे बढ़कर दरवाजा खोलते हुए पूछा, तुम अभी तक यहीं हो? ओह देखो, टाइगर को क्या हुआ है? जब मैं आया था तब तो ठीक था, हस्बे मामूल मेरा इस्तकबाल किया गया था। ओशीदा घबराए हुए अंदाज में बोला। क्या हुआ टाइगर को? मार्क बोला। लॉन पर बेहद हरकत पड़ा हुआ है, ओशीदा ने कहा। ओह नहीं, कहाँ? मार्क ने कहा और मुस्तरिबाना अंदाज में कमरे से निकल आया। ओशीदा उसे बाहर लाया था। लॉन पर ही एक जगह वही कुत्ता पड़ा हुआ नजर आया जिसे ओशीदा की आमद पर उसके कदमों में लौटें लगाई थी। क्या ये मर गया? मार्क पिसाख्ता उस पर झुकता हुआ बोला। नहीं, मेरा ख्याल है कि ओह, कहीं किसी ने उसे बेहोश तो नहीं कर दिया? ओशीदा चौंकन्ना होकर बोला। जाओ, तुम चले जाओ, मार्क चिल्लाकर बोला। मैं जा रहा हूँ, ओशीदा ने कहा और तेजी से साहिल की तरफ चल पड़ा। मार्क कुत्ते को गोद में उठाने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसे टॉमी गन की तड़तड़ाहट सुनी और वो चल पड़ा। फिर कुत्ते को वहीं छोड़ देना पड़ा था। टॉमी गन की फायरिंग की आवाज इमारत से आई थी। तो फिर क्या ये अक्लमंदी होती कि वो दोबारा इमारत ही में दाखिल होने की कोशिश करता? इसने इमारत की तरफ देखा और सन्नाटे में आ गया। पूरी इमारत तारीक नजर आ रही थी। शायद मेन स्विच ऑफ कर दिया गया था। क्या सिक्योरिटी गार्ड्स ने ये कदम उठाया होगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। अंधेरे में वो चोर को किस तरह पकड़ेंगे? एक बार फिर टॉमी गन का बर्स्ट मारा गया और इसने यही मुनासिब समझा कि सीने के बल लेटकर साहिल की तरफ रेंगना शुरू कर दे। थोड़ी ही दूर चला होगा कि कोई मुखालिफ सिम से आता दिखाई दिया। इसका हाथ कोट की अंदरूनी जेब में चला गया, जिसमें आशारिया 2.5 का पिस्तौल मौजूद था। लेकिन कबल इसके कि पिस्तौल निकालता, उस धुंधले साय ने आहिस्ता से इसका नाम लेकर आवाज दी। ओह ओशीदा। वो तवील सांस लेकर रह गया, फिर तेजी से उठा था। फिर तुम फिर वापस आ गए? वो उसके अलावा और कुछ ना कह सका। मेडेलिना किश्ती पर मौजूद है, ओशीदा ने कहा, और तुम्हें बुला रही है। तन्हा है? मार्क ने पूछा। हाँ, तन्हा ही है। जल्दी करो, ओशीदा ने कहा। वो बहुत तेजी से साहिल पर आए थे और किश्ती पर चढ़ गए थे। मार्क ने मेडेलिना की आवाज़ सुनी। वो इसका नाम लेकर खैर दरियाफ्त कर रही थी। मैं ठीक हूँ मदाम, लेकिन टाइगर शायद अब मर ही जाए, मार्क ने कहा। निकल चलो, फिलहाल यहाँ तुम्हारी मौजूदगी मुनासिब ना होगी, मेडेलिना बोली। पता नहीं वहाँ क्या हो रहा है, मार्क बोला। मैंने दोबारा टॉमी गन की फायरिंग की आवाज़ सुनी थी। मेडेलिना कुछ ना बोली, मोटरबोट हरकत में आ गई। ओशीदा को ठीक इस जगह उतारा गया जहाँ मोटरसाइकिल छोड़कर उसने मोटरबोट का सफर इख्तियार किया था।
कल का क्या प्रोग्राम है? ओशिदा ने मार्क से पूछा और मार्क मेडिलिना की तरफ देखने लगा। कल का कोई प्रोग्राम नहीं, मेडिलिना ने कहा। ताइतला सानी, तुम वहीं ठहरोगे जहां तुम्हारा काम है। ओशिदा ने सर को जुम्बिश दी और मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ गया। किश्ती फिर उसी जाने मोड़ दी गई जिधर से आई थी। अब मुझे क्या करना होगा मादाम? मार्क ने मेडिलिना से पूछा। फिलहाल तुम मेरे साथ चलोगे। मार्क खामोश हो गया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।